इस बहू को मनूस कहकर आधी रात को ससुराल वालों ने सड़क पर धक्का दे दिया, जिसे दाने दाने के लिए अजनबियों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। उसी बहू की किस्मत ने ऐसी करवट ली कि वही ससुराल वाले आज उसके गेट पर भीख मांग रहे हैं। आखिर वसीयत में ऐसा क्या राज छुपा था जिसने एक अभागन को रानी बना दिया। कलयुग के इंसाफ की ये कहानी दोस्तों आपकी आंखों में आंसू ला देगी। पूरी कहानी जानने के लिए लास्ट तक बने रहें दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिसंबर की वह रात इतनी ठंडी थी कि ऐसा लग रहा था मानो हवा के थपेड़े हड्डियों को चीरकर अंदर तक जमने की ठान चुके हो। मैं अवनी दिल्ली के एक सुनसान सड़क के किनारे एक टूटे बस स्टॉप के नीचे बैठी थी। मेरे 7 महीने का गर्भ मेरे लिए केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि इस दुनिया में मेरा एकमात्र सहारा था। आज से 4 महीने पहले तक मेरे हाथों में सोने की चूड़ियां थी और माथे पर सुहाग की बिंदी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति राघव को मुझसे छीन लिया। राघव की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मेरे ससुर और सास ने मुझे मनूस करार दिया और जायदाद के लालच से मुझे आधी रात को घर से बाहर धकेल दिया। मैं सड़कों पर आ गई। भूख ऐसी कि पेट में मरोड़ उठते और प्यास ऐसी कि गले में आवाज तक नहीं निकलती थी। उस रात जब मैं कूड़े के ढेर के पास सटी हुई रोटी का टुकड़ा उठाने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा शरीर बेजान होकर सड़क पर जा गिरा। मुझे लगा शायद यही अंत है, लेकिन तभी दूर से एक एम्बुलेंस की सायरन गूंजी। ममता सदन एक ऐसा ओल्ड एज होम जहाँ उन बुजुर्गों को रखा जाता था जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया। वहाँ की संचालिका सिस्टर मैरी ने मुझे सड़क पर गिरते देखा था। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक सफ़ेद कमरे में थी। कमरे में हीटर की गर्माहट थी और बगल के बिस्तर पर एक बहुत ही बुजुर्ग और कमज़ोर महिला लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, लेकिन आंखों में गहरा अकेलापन। वह सावित्री देवी थी, शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी की मालकिन। सिस्टर मैरी ने बताया कि सावित्री जी ने खुद डॉक्टर से कहा था कि मेरी देखभाल उनके कमरे में की जाए। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और बड़ी मुश्किल से फुसफुसाते हुए कहा, डरो मत बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो। दिन बीतते गए और सावित्री देवी के साथ मेरा रिश्ता गहरा होता गया। वह कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी, लेकिन उनकी जीविता हैरान करने वाली थी। वह मुझे रोज नई कहानियां सुनाती, लेकिन अपने अतीत के बारे में बात करती उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दिन जब मैं उनके पैर दबा रही थी, उन्होंने पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें एक छोटा बच्चा था। उन्होंने बताया, अवनी, मेरा एक बेटा था, आर्यन। वह बिल्कुल तुम्हारे पति राघव जैसे दिखता था। 25 साल पहले मैंने मेरी मर्जी के बिना एक साधारण लड़की से शादी कर ली थी। मैंने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया। आज मेरे पास हजारों करोड़ की दौलत है, लेकिन उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। मुझे सावित्री जी की बातों में अपना ही दर्द नजर आ रहा था। उन्होंने मुझे अपनी सारी पुरानी ज्वेलरी, कीमती साड़ियाँ दे दी। ओल्ड एज होम के बाकी लोग हैरान थे कि एक अजनबी लड़की को सावित्री जी ने इतना महत्व क्यों दे रही है। सावित्री जी के दूर के रिश्तेदार, खासकर उनका भतीजा विक्रम, अक्सर वहां आता था। वह सावित्री जी की सेवा करने का नाटक करता था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा उनकी वसीयत के कागजों पर होती थी। विक्रम को मेरा वहां रहना खटकने लगा था। उसने एक दिन मुझसे धमकी भी दी, ए भी कारण ज्यादा हाथ पैर मत मार, बुढ़िया मर गई तो फिर तुझे फिर सड़क पर फेंक दूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सावित्री जी ने सब सुन लिया था। उन्होंने उसी रात अपने वकील मिस्टर शर्मा को फोन किया। उनकी आंखों में उस रात अलग ही चमक थी, जैसे कोई बड़ा फैसला ले चुकी हो। उन्होंने मुझसे कहा, अपने इंसान की वसीयत में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उसके कर्म भी लिखे होते हैं। मैं अपनी गलती सुधारने जा रही हूँ। सावित्री देवी की तबीयत अचानक एक रात बहुत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। पूरा ममता सदन सन्नाटे में डूबा था। विक्रम उसके गुर्गे वहां पहुंच चुके थे। उनकी आंखों में दुख कम और जीत की खुशी ज्यादा थी। सावित्री जी ने आखिरी बार मुझे अपने पास बुलाया और मेरे कानों में कहा, मेरा लॉकेट कभी मत उतारना अवनी, यही तुम्हारी ढाल है। और बस उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनके मौत के ठीक 2 घंटे बाद, जब भी उनका शरीर ठंडा भी नहीं हुआ था, विक्रम ने हंगामा शुरू कर दिया।
उसने कहा, वकील कहाँ है? बूढ़ी ने सब मेरे नाम किया हुआ। वकील मिस्टर शर्मा वहां पहुंचे। उन्होंने सबको एक हॉल में इकट्ठा किया। विक्रम बड़ी बेसब्री से फाइल की तरफ देख रहा था। मिस्टर शर्मा ने पढ़ना शुरू किया। श्रीमती सावित्री देवी की अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी कुल संपत्ति का 90% हिस्सा, जिसमें एक आलिशान बंगला, सावित्री निवास और उनकी कंपनी के शेयर शामिल हैं, वे सब उस बच्चे के नाम किया जाता है जो अवनी के गर्भ में है। ये सुनते ही हॉल में हड़कंप मच गया। विक्रम चिल्लाने लगा, यह नामुमकिन है, ये लड़की एक भिखारिन है, यह कोई साजिश। लेकिन मिस्टर शर्मा शांत थे। उन्होंने कहा, साजिश नहीं मिस्टर विक्रम, ये सच है। सावित्री जी ने इस वसीयत में एक शर्त भी जोड़ी है, अगर अवनी और उसके बच्चे को कोई खरोच भी आती है तो पूरी संपत्ति सरकार के खजाने में चली जाएगी। मैं सुनती, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान औरत मुझ पर इतना बड़ा दाव क्यों खेला। लेकिन असली धमाका तभी बाकी था। वसीयत पढ़ने के बाद विक्रम को वहां से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मेरे मन में हजारों सवाल थे। मैं सावित्री जी के कमरे में गई और उनकी वही तस्वीर दोबारा देखी। तभी सिस्टर मैरी मेरे पास आई और उन्होंने सावित्री जी का वह लॉकेट खोला जो मुझे दिया था। लॉकेट के अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी, सावित्री जी के बेटे आर्यन की, और आर्यन के बगल में एक छोटा सा दाग था जो बिल्कुल मेरे पति राघव के जन्म चिन्ह जैसा था। सिस्टर मैरी ने कहा, अवनी, सावित्री जी को पहले दिन ही पता चल गया था तुम उनकी बहू हो। मेरे से चकराने लगा। उन्होंने बताया कि आर्यन ने अपना नाम बदलकर राघव कर लिया था ताकि वह अपनी माँ की दौलत और गुस्से से दूर एक नई जिंदगी जी सके। राघव कभी मुझसे यह नहीं बता पाया क्योंकि वह अपनी माँ से नफरत करता था। लेकिन सावित्री जी ने उसे हर कदम पर ट्रैक किया था। उन्हें पता था कि राघव की मौत हो चुकी है और उसकी पत्नी गर्भवती सड़कों पर है। वही वसीयत सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक माँ का प्रायश्चित था। लेकिन जैसी मैं ये सब समझ रही थी, अस्पताल के बाहर गोलियों की आवाज सुनाई दी। विक्रम अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। मैं जानता था कि अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वसीयत रद्द हो सकती है। उसने ओल्ड एज होम को चारों तरफ से घेर लिया था। वह मुझे मारना चाहता था ताकि वह कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाए, जायदाद हथिया सके। उस रात ममता सदन पर एक किले में तब्दील हो गया। विक्रम के आदमी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता थी। तभी पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गई। दरअसल सावित्री देवी इतनी समझदार थी कि उन्होंने वकील को निर्देश दिया था कि वसीयत पढ़ने के तुरंत बाद पुलिस सुरक्षा तैनात की जाए। विक्रम की मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। 2 महीने बाद मैंने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। मैंने उसका नाम आर्यन राघव रखा। सावित्री निवास की दीवार पर फिर से रौनक थी। मेरे भी ससुराल वाले जिन्होंने मुझे सड़क पर फेंका था अब हाथ जोड़कर गेट पर खड़े थे और माफी मांग रहे थे। मैंने गेट नहीं खोला, लेकिन मैंने उन्हें एक चेक जरूर भेजा ताकि वे अपनी जिंदगी काट सकें, क्योंकि सावित्री जी ने मुझे सिखाया था कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं होता। आज मैं शहर की सफल बिजनेसमैन वुमैन हूँ, लेकिन मेरा दिल आज भी उसी ओल्ड एज होम ममता सदन में बसता है। मैंने अपनी विरासत का एक बड़ा हिस्सा बेसहारा और गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया। विरासत सिर्फ पैसे की नहीं होती, वह उन आंसू की भी होती जिन्होंने हमें मुस्कुराहट में बदला है। सावित्री की विरासत में मुझे सिर्फ छत नहीं दी थी, बल्कि मुझे मेरा परिवार, मेरा खोया हुआ स्वाभिमान वापस दिलाया था। अब जब भी मैं उस लॉकेट को देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि माँ का प्यार कभी नहीं मरता, वह किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। सावित्री निवास के आलीशान कमरे में मखमली बिस्तर पर लेटी हुई मेरी रूह अक्सर उन काली रातों को याद कर कांप उठती है। राघव की मौत के बाद जब मेरे ससुर दीनानाथ ने मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाला था तो बारिश हो रही थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा था, इस अभागन को ले जाओ यहाँ से, ये मेरे बेटे को खा गई। अब मेरी जात पर नजर गड़ाई बैठी है। मेरे पास एक छोटा सा झोला था जिसमें राघव की एक फटी हुई शर्ट और हमारे मंदिर की एक छोटी सी मूर्ति थी। उन शरारती दिनों मैंने रेलवे स्टेशन पर रातें गुजारी। वहाँ का माहौल इतना डरावना था कि मैं सो भी नहीं पाती थी। कई बार आवारा कुत्तों ने मुझे घेरा तो कई बार गंदी नियत वाले लोगों की नजरों ने मेरे वजूद को छलनी किया। एक रात भूख इतनी तेज थी कि मैंने एक ढाबे के बाहर फेंके हुए झूठे पतलों से खाना ढूंढा। उस वक्त मेरे मन में ख्याल आया कि क्या इस बच्चे को जन्म देना सही है, क्या मैं इसे भी जिल्लत भरी जिंदगी दूंगी। लेकिन तभी मेरे घर में एक नन्ही सी हलचल हुई, जैसे वो बच्चा कह रहा हो, माँ हार मत मानना। वही जो पल था जब मेरी ममता ने मेरी लाचारी को हरा दिया।
मैंने तय किया मैं भीख मांगूंगी, मजदूरी करूंगी, लेकिन अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी। वही संघर्ष ही था जिसने मुझे सावित्री देवी के सामने झुकने नहीं दिया, बल्कि उनके बराबर खड़े होने की हिम्मत दी। सावित्री जी के जाने के बाद विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने शहर के सबसे महंगे शातिर वकील मिस्टर खन्ना को काम पर रखा। मामला जिला अदालत पहुंचा। कोर्ट रूम कचाकच भरा था। विक्रम के वकील ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने सावित्री देवी की नशीली दवाई देकर वसीयत पर अंगूठा लगवाया। उसने यह तक कह दिया कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा राघव का ये है ही नहीं। कोर्ट रूम में जब उसने मेरे चेहरे पर कीचड़ उछला तो एक पल के लिए मेरा हौसला डगमगाने लगा। जज के सामने खड़े होकर वकील चिल्लाए, मी लॉर्ड, ये औरत एक पेशेवर धोखेबाज है। इससे पहले कभी लड़की को फंसाया, अब एक मरती बुजुर्ग महिला की दौलत हड़पना चाहती है। तभी सिस्टर मैरी और ओल्ड एज होम के डॉक्टर गाय देने आ गए। उन्होंने सावित्री जी के आखिरी दिनों की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की, जिसमें पूरी तरह होश और हवास में वसीयत की घोषणा कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सबूत वही डीएनए रिपोर्ट थी, जिसमें सावित्री जी ने अपनी दूरदृष्टि से पहले ही सुरक्षित करवा लिया था। उन्होंने राघव के पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स और मेरे बच्चे के प्रीनेटल टेस्ट की तुलना करवाई थी। जब जज ने फैसला सुनाया कि अवनी की असली वारिस है, तो विक्रम का चेहरा काला पड़ गया। उसने वही कोर्ट परिसर में मुझे जान से मारने की धमकी दी, लेकिन मैं अब अबला नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, विक्रम, दौलत की जंग तुम हार चुके हो, अब अपनी इंसानियत बचाने की फिक्र करो। जायदाद मिलने के बाद मेरा पहला काम था ममता सदन को एक आलीशान और आधुनिक सुविधा वाला आश्रम में बदलना। मैंने वहां सावित्री जी की एक विशाल प्रतिमा लगवाई। एक सुबह जब मैं आश्रम के बगीचे में टहल रही थी, मैंने देखा कि गेट पर दो बुजुर्ग भिखारी जैसी हालत में बैठे थे। गौर से देखा तो मेरे पैरों तक जमीन खिसक गई। वे मेरे ससुर दीनानाथ और सास सुमित्रा थे। उनकी हालत बेहद खस्ता थी। पता चला कि विक्रम में जो उनका सगा भांजा था, उनकी सारी संपत्ति धोखे से अपने नाम करवा ली थी और उन्हें घर से निकाल दिया था। आज वे उसी सड़क पर थे जहाँ उन्होंने मुझे छोड़ा था। मेरी सास मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी, बेटी हमें माफ कर दो, हमने हीरा खो दिया और पत्थर के पीछे भागे। मेरे मन में एक पल के लिए गुस्सा है, लेकिन फिर मुझे सावित्री जी की बात याद आई। मैंने उन्हें गले लगाया और आश्रम के सबसे अच्छे कमरे में उन्हें जगह दी। मैंने उनसे कहा, आप मेरे पति के माता पिता हैं, इस नाते आप यहाँ अतिथि नहीं मालिक हैं। उस दिन मुझे असली जीत का एहसास हुआ। नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि बेपनाह मोहब्बत और बड़प्पन से जीता जाता है। वक्त का पहिया घूमता रहा। मेरा बेटा आर्यन अब 5 साल का हो चुका था, बिल्कुल अपने पिता राघव की तरह मुस्कुराता था। मैंने उसे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि हम कभी सड़क पर थे, लेकिन मैंने उसे ममता सदन के बुजुर्गों के बीच पाला ताकि वे रिश्तों की कदर समझ सके। एक दिन आर्यन ने मुझसे पूछा, माँ, दादी सावित्री जी हमें यहाँ सब क्यों देकर गई? मैंने उसे खिड़की के पास ले जाकर बाहर की दुनिया दिखाई और कहा, बेटा, ये सब उन्होंने इसलिए दिया ताकि तुम दूसरों के आंसू पूछ सको। ये महल सिर्फ रहने के लिए नहीं, दूसरों को पनाह देने के लिए है। सावित्री देवी की कंपनी अब अवनी सावित्री ग्रुप के नाम से जानी जाती थी, जो अपनी कमाई का आधा हिस्सा चैरिटी में लगाती थी। हमने उन अस्पतालों और स्कूलों की चैन खोली जहाँ गरीबों को इलाज, पढ़ाई मुफ्त होती थी। वे वसीयतें सिर्फ कागजों का ढेर नहीं थी, वे एक क्रांति थी जिसने एक भिखारन को मसीहा बना दिया था। और एक राज और खुला। जब आर्यन 7 साल का हुआ तो वकील शर्मा ने मुझे एक छोटा सा बॉक्स दिया, जिसमें सावित्री जी ने आर्यन के 7वें जन्मदिन के लिए सुरक्षित रखा था। उसमें एक चाबी थी। वह चाबी एक पुरानी बैंक लॉकर की थी। जब हमने वह लॉकर खोला तो वहाँ कोई सोने पैसे नहीं था। वहाँ केवल राघव की बचपन की डायरी और सावित्री जी का एक पत्र था। उसमें लिखा था, अवनी, अगर तुम यहाँ तक पहुंची हो तो इसका मतलब कि तुमने मेरे दिए हुए पैसे के अहंकार में नहीं बदला। ये चाबी सी तिजोरी की जिसमें राघव की यादें हैं। असली वसीयत पैसा नहीं, बल्कि वह संस्कार है जो तुम आर्यन को दोगी। मैंने वही डायरी आर्यन के हाथों में थमा दी। आज मैं गर्व से कहती हूँ, मैं सिर्फ एक अमीर औरत नहीं हूँ, मैं एक ऐसी माँ और बहू जिसने टूटे रिश्तों को अपनी ममता से जोड़ा है। जिंदगी हमें कई बार सड़क पर पटकती है ताकि हम वहां से मिट्टी उठाकर अपनी तकदीर की इमारत बना सके। सावित्री देवी की वह वसीयत आज भी मेरे दिल में फ्रेम में जोड़ी है, जो मुझे याद दिलाती है, अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज निकलने से कोई नहीं रो सकता। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भाग्य और कर्म का मेल
जब होता है तो चमत्कार जन्म लेते हैं। अवनी की यात्रा केवल गरीबों से अमीरों की नहीं, बल्कि नफरत से माफी तक की यात्रा है दोस्तों क्या अवनी ने अपनी सास को माफ करके सही किया? अपनी राय दें, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।